हेलो दोस्तों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए देखते हैं कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ये रहा मीडियम का इंटरफेस, ये रहा मीडियम का इंटरफेस, ये भी है मीडियम का इंटरफेस और ये भी है मीडियम का इंटरफेस। एक ही केस है, डोंट वरी, बहुत सारा केस नहीं लिया है। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी नॉर्मल है और यहाँ पे भी नॉर्मल है। कंडीशन क्या है, देखिए, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेरर मीडियम, ये यहाँ पे डेंसर मीडियम, ये यहाँ पे रेरर मीडियम है, ये यहाँ पे डेंसर मीडियम, ये यहाँ पे रेरर मीडियम, ये यहाँ पे डेंसर मीडियम और ये यहाँ पे रेरर मीडियम, भाई रेरर मीडियम और ये यहाँ पे रेरर मीडियम है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, इट मीन्स जब लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रहा आपका I और ये रहा R। एकदम क्लियर है कंडीशन। लाइट रे जो है अभी डेंसर टू रेरर मीडियम में एंटर कर रहा है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अविलंब से दूर हट जाएगा, यानी कि इस केस के लिए डेंसर टू रेरर के लिए R इज ग्रेटर देन I होता है, R इज ग्रेटर देन I होगा। इसी केस को, इसी मीडियम को यहाँ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि I की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया, तो यहाँ पे भी R मस्ट बी ग्रेटर देन I, R को I से ज़्यादा ही होना है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो ये और दूर हट जाएगा। ये है R, ये है I। अगर मान लीजिए I की वैल्यू और ज़्यादा हो गई, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, ये R, ये I, यहाँ पे भी R ग्रेटर देन I होगा, R इज ग्रेटर देन I होगा। अब ये और ज़्यादा हो गया, I की वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है, तो R को और इंक्रीज होना है, तो चलो मान लो इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे भी R इज ग्रेटर देन I है, तो सुनिए क्या हो रहा है। When light travel from denser to rarer medium, the light ray bends away from the normal। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखिए I का मान बढ़ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में R की वैल्यू भी बढ़ रही है। और एक ऐसा कंडीशन मिल गया है मेरे को, एक ऐसा कंडीशन मिल जाएगा हम लोग को कि I का एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसके लिए R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे I के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं IC। अभी समझ में आ जाएगा कि है क्या। पहले सुन लीजिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, डेंसर टू रेरर मीडियम में जाता है, तो प्रकाश किरण जो है वो अविलंब से दूर हट जाएगी, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जैसे जैसे I की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग में R का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और एक ऐसा केस, एक ऐसी परिस्थिति में हम लोग आ पहुँचे हैं कि I के एक विशिष्ट मान के लिए R की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाएगी हम लोग को, R की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाएगी। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, और ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने उस विशिष्ट नाम दिया है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये हो जाएगा कि आपका क्रिटिकल एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं
क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि क्या है क्रांतिक कोण। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बोलते हो क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। ओके, सो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ये होता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल होता है ये। यहाँ तक तो स्थिति क्लियर है सर कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आर का वैल्यू भी बढ़ रहा है। एक ऐसा विशेष परिस्थिति भी हम लोग को मिल गया है, एक ऐसा स्पेशल कंडीशन भी मिल गया है कि आई के लिए आर 90 डिग्री हो जा रहा है। इसको हमने बोल दिया है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण बोल दिया है। अब क्या हो अगर अब क्या हो अगर कि चलो मान लो ये आई इक्वल टू आई सी है, लेट आई इक्वल टू आई सी है, तो इसके लिए ये आर 90 डिग्री हो जाएगा। आई इक्वल टू आई सी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। लेकिन क्या हो अगर आई जो है इसके बियॉन्ड चला जाए, क्या हो अगर आई इसके बियॉन्ड चला जाए, मतलब अब मान लीजिए कि ये आपका आई है, दिस इज आई, दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इस केस में क्या है, आई इज ग्रेटर देन आई सी, आई इज ग्रेटर देन आई सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तब क्या होगा, क्या ये उसमें जाएगा? नहीं, ये जो है इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। देखिए, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब लाइट जो है डेंसर टू रेयर ना जाके, डेंसर से रेयर में ना जाके और डेंसर में ही वापस लौट आएगा, और डेंसर में ही वापस लौट आएगा। और क्योंकि उसी मीडियम में वापस आ गया है इसलिए यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाएगा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन जुड़ जाएगा। उसी मीडियम में वापस आने को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सर ये रिफ्लेक्शन तो समझ में आ रहा है कि उसी मीडियम में वापस आ गया तो ये रिफ्लेक्शन है। ये टोटल क्यों लगा है? क्योंकि उसी मीडियम में वापस आने को हम लोगों ने रिफ्लेक्शन बोला है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए क्या होता है, जब परावर्तन होता है किसी भी सतह से, तो वहाँ पे मीन्स जब रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस से, तो वहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन भी होता है, होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन के केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना लाइट इंसिडेंट होगा पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझिए क्या है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तब लाइट उस रेयर मीडियम में ना जाके डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पीछे समझिए कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया था, तब लाइट रेयर में ना जाके वो डेंसर में वापस आ गया, और उसी मीडियम में वापस आने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दैट्स वाई दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कैसे परिभाषित करेंगे आप, डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम and when the angle of incidence is greater than critical angle, then the light will be totally reflected in the same medium, denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection. समझिए, हिंदी में समझिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है या करना चाहता है, तो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, उस स्थिति में प्रकाश
विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है, इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कंडीशंस है, देखिए कंडीशंस क्या है। कंडीशन वैसे सामने ही है आपके, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर वन इज देखो, लाइट जो रिफ्रैक्टेड है उसको नॉर्मल से अभी जाना है, और ये तो तभी पॉसिबल है ना भाई जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तो पहला कंडीशन हो जाएगा लाइट मस्ट बी और लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दिस इज द फर्स्ट केस। प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए था। सेकेंड केस, आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी। आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गए, दो इस पे कंडीशन ही बोलेंगे हम लोग, शर्तें बोल सकते हैं। क्या क्या शर्तें हैं पूरा आंतरिक परावर्तन की? तो पहला तो प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा जो है आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। एकदम सही है। तो ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए और आगे कुछ चीज़ें देखते हैं, और कुछ आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, क्या संबंध है भाई दोनों में? क्या संबंध है देखते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। डायग्राम तो वैसे जरूरत तो नहीं है, पे भी देख लो। ये यहाँ पे आई मस्ट भी आई सी होना चाहिए, तब तो यहाँ पे R90 होगा दोस्त। शर्तें हैं जिंदगी की कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे शर्त क्या है कि I इक्वल टू आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। उस केस में R इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो आप, स्नेल का नियम लगा दीजिए आप। स्नेल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अच्छा, अभी थोड़ा सा मीडियम ले लेते हैं। लेट दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर। यहाँ पर डेंसर मीडियम लेना पड़ेगा ना, जैसे डेंसर मीडियम ग्लास भी हो सकता है, यहाँ पे नोट, यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर, ये है वाटर और ये है एयर, ठीक है। और जो कंडीशंस हैं वो फॉलो होना चाहिए। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो यहाँ पे वाटर और एयर ले लिया है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हम लोग लाइट इज एंटरिंग इन द एयर ना, तो आपको लेना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसमें एंटर गलता है उसका लेते हैं, जिससे एंटर गलता है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin I अपॉन sin R। यही तो स्नेल्स लॉ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? I इक्वल टू आई सी। इन दिस केस I इक्वल टू आई सी है, तो यहाँ पे R तो 90 मिल जाएगा ना आपको। यही तो है कि जब I आई सी होगा, I इक्वल टू आई सी होगा, उस केस में R इक्वल टू 90 डिग्री होगा।
सो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन आर, साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1, साइन 90 इज 1, सो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई सी. ओके, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर देखना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये इक्वल होता है 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो जहाँ पे ये है वहाँ पे आप क्या रख सकते हो, वहाँ पे आप रख सकते हो 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई सी. इट मीन्स ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी. ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स तो कोसेक होता है, कोसेक आई सी, कोसेक आई सी. ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कोसेक आई सी, कोसेक आई सी. ओके, दिख नहीं रहा होगा शायद, तो ये देखिए आपको अब दिखेगा ये कोसेक आई सी. तो चलिए फिर से देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. लाइट जो है, मान लो लाइट सपोज वाटर से अभी एयर में जा रहा है, तो डेंसर से तो रेयर मीडियम में जा रहा है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर. यहाँ पे आई इक्वल टू आई सी होना चाहिए, आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन आई सी अपॉन साइन 90, साइन 90 इज 1, सो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई सी. बट according to principle of reversibility of light, mu w a, that is refractive index of water with respect to air, refractive index of water with respect to air, ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए. तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा ए म्यू डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक आई सी, कोसेक आई सी. या फिर ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी. देखो जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा, मान लो अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी ना, मीडियम पर डिपेंड करता है ये. तो आई सी, अगर आई सी जो है, अगर आई सी इंक्रीज हो रहा है तो ये साइन आई सी भी इंक्रीज होगा, अगर आई सी इंक्रीज हो रहा है तो ये साइन आई सी भी इंक्रीज होगा, और साइन आई सी के इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, साइन आई सी के इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. तो क्या हो जा रहा है कि जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है, मान लो बहुत सारे मीडियम्स हैं और उसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वेरी कर रही है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है, तो जिस मीडियम का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, जिस भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. और इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि जिस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. ठीक है, ओके. तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. चलिए आगे हम लोग कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके क्रिटिकल एंगल को देख लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट मीडियम्स जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला तो दिया है भैया, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वाटर ही है. हाँ, वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर. अब देखते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद देखते हैं उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल कितना होगा.
ठीक है। वाटर के बाद हम लोग देखो ग्लास में भी दो टाइप अपने सिलेबस में होता है, स्कूल में भी पढ़ा होगा। एक होता है क्राउन ग्लास और एक हो जाएगा फ्लिंट ग्लास और एक डायमंड भी है यार, डायमंड देख लीजिए, ठीक है। क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास एंड डायमंड। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.33 होता है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होगा और क्राउन ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 1.52 होगी, फ्लिंट ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 1.62 होगी और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे, वाटर के लिए 1.33, क्राउन ग्लास के लिए 1.52, फ्लिंट ग्लास के लिए 1.62, डायमंड के लिए 2.42। तो अब आपको अभी जो प्रीवियस एक रिलेशन बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उसके लिए उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल किसका होगा? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, यानी इसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। तो देखिए यहाँ पर 48.75 डिग्री होता है और क्राउन ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल आपका हो जाएगा 41.14 डिग्री और इसके लिए आ जाएगा 37.31 डिग्री और ये है 24.41 डिग्री, ठीक है। तो वाटर, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.52, 1.62, 2.42, क्रिटिकल एंगल 48.75, 41.14 डिग्री, 37.31 डिग्री, 24.41 डिग्री। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है किस पे डिपेंड करेगा। क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंसी, क्रिटिकल एंगल की हिंदी में लिख दूँ यार, की को क्या दिक्कत है, की डिपेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये जो क्रिटिकल एंगल है ये डिपेंड करेगा पेयर ऑफ मीडियम पे, डिपेंड करेगा, पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ये पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, ओके। उसके बाद ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। और नंबर थर्ड है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और आप वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप बोल सकते हो कि कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, वही है कलर ऑफ लाइट। यार ये कैसे एकदम ब्राइट हो गया है, इतना ब्राइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, कलर ऑफ लाइट पे वही है, वेवलेंथ अलग अलग कलर का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है, तो ये एक ही में जाएगा। पेयर ऑफ मीडियम, फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी डिफरेंट। टेम्परेचर ऑफ मीडियम, अगर मीडियम एक ही है और अगर उसके टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में उसका क्रिटिकल एंगल भी वेरी करेगा। यहाँ पे अभी वाटर का एग्जांपल देखा था कि A/μW इज इक्वल टू 1/sin IC, ठीक है। A/μW इज इक्वल टू 1/sin IC। तो देखो यहाँ जैसे जैसे आपका मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सुनिए मेरी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिक्रीज होने से क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा। इनवर्सली है ना भाई, ठीक है। फिर देख लो, टेम्परेचर के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिक्रीज होने से क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा और इसका वाइस वर्सा भी होगा।
वेवलेंथ ऑफ लाइट, वी नो डैट ये है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई वेवलेंथ के। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखिए लैम्डा ऑफ रेड एंड लैम्डा ऑफ वायलेट विब्ग्योर, लैम्डा आर सबसे ज़्यादा, लैम्डा वी विजिबल लाइट में सबसे कम। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगा और रेड के लिए सबसे कम होगा। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए कम है उसके लिए IC ज़्यादा होगा, यानी IC इसके लिए ज़्यादा होगा और IC इसके लिए कम होगा। ठीक है, फॉर रेड कलर द क्रिटिकल एंगल विल बी मोर एंड फॉर वायलेट कलर द क्रिटिकल एंगल विल बी लेस, अगर आप कंपेयर करोगे तो। ठीक है, विजुअल लाइट जो विजुअल रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल रेड कलर के लिए, सबसे कम क्रिटिकल एंगल वायलेट कलर के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, फिर से मैं क्लियर कर दूँ। A म्यू W इज इक्वल टू 1/sin IC, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। अब देखिए अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिक्रीज होने से क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा। ओके, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, और ये यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक था, तो ये है क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंसी। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सो जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ओके, जो ये जो हीरा इतना चमकता है उसके पीछे का रीजन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का जो इतना चमकना दिख रहा है ना, देखो हीरा जो है वो चमकता नहीं है, वो केवल प्रकाश को समझ लो कि परावर्तित करेगा। परावर्तित भी कैसे? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अभी आपने देखा था कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 24.41 के आसपास होता है। तो जब प्रकार इससे ज़्यादा पे आर्टिड होगा तो उससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे के चमकने के पीछे का जो राज है वो ब्रिलियंस, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। तो अगर पानी के अंदर मान लीजिए कुछ एयर बबल है, एयर बबल वो भी साइन करता है, तो वहाँ पे भी रीजन जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। उसके बाद चलिए एप्लीकेशन पे जाते हैं। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। एप्लीकेशन देखिए यार, जो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे मेन एप्लीकेशन अभी आज के डेट में है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जब आप ऑप्टिकल फाइबर को स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ ऑप्टिकल फाइबर को पूरा स्टडी नहीं करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड है। उसके बाद आपको मिराज, तो सुना ही होगा, मिराज, ठीक है, मरीचिका बोल सकते हो आप, मरीचिका शायद इस गलत लिख दिया लेकिन ठीक है, मरीचिका। उसके बाद कोल्ड रीजन्स में लूमिंग होता है, लूमिंग, ठीक है, जो डेजर्ट्स एरिया है वहाँ पे मरीचिका आपको देखने को मिलेगा, मिराज देखने को मिलेगा, कोल्ड रीजन में आपको लूमिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, लूमिंग। और क्या एप्लीकेशन है, हम लोग इसका और क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बना लेते हैं।
टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। प्रकाश को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे स्पेशल प्रिज्म डिजाइन कर सकते हैं, जो कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहलाता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ओके, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरा आंतरिक परावर्तन में बस इतना ही था, और तो कुछ खास है नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।